आप देख रहे हैं आपके डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम और मैं हूं डॉक्टर RC अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में और होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों और जटिलताओं के विषय में। आजकल पिछले 10-15 वर्षों में हाई एल्टीट्यूड पर विभिन्न वजहों से लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर घूम रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड पर अगर एक्लिमेटाइजेशन ना हो तो उसकी वजह से कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। हाई एल्टीट्यूड पे आमतौर पर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। समुद्र तल से 3000 मीटर तक तो कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, सामान्य आदमियों में उसको कोप कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहले से डिजीज़्ड हैं उनको 3000 मीटर पे भी कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। जब ये हाइट 5000 बढ़ जाए तो ये जटिलताएं होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं और 6000 मीटर से ऊपर होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ प्रमुख जटिलताएं जो हाई एल्टीट्यूड पर हो सकती हैं वो है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, वीनस थ्रोम्बोसिस, रिफ्रैक्टरी ड्राई कफ और रेटिनल हेमरेज। एक्यूट माउंटेन सिकनेस प्रायः काफ़ी लोगों में 40-50% लोगों में देखने को मिल जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं सिर में दर्द, नींद का कम आना, जी मिचलाना, उल्टी, बहुत ज़्यादा थकावट, फैटीग और किसी किसी को चलने में लड़खड़ाहट। ये आम तौर पर 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको कुछ औषधियों का भी सलाह दी जाती है लेने की, जैसे कि एसिटाज़ोलामाइड। दूसरी समस्या जो हो सकती है वो हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। इसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, दिमाग में एडिमा हो जाता है और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि एटेक्सिया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम और अंत में लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। इसके इलाज के लिए ऑक्सीजन और डेक्सामेथासोन नाम की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो सबसे बढ़िया इलाज ये होता है कि मरीज़ को नीचे ले जाया जाए, उसको डिसेंड कर दिया जाए, तभी ये सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं। तीसरा जो जटिलता हो सकती है उसको हम हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इसमें पेशेंट को ड्राई कफ, सांस लेने में दिक्कत, थकावट और बहुत ज़्यादा फैटीग होती है। शुरू में जो है कफ उसका ड्राई होता है, लेकिन बाद में बलगम भी आ सकता है और किसी किसी को खून भी आ सकता है। इसके इलाज के लिए ऑक्सीजन और निफेडिपिन नाम की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को भी बेहतर ये है कि नीचे लाया जाए, तभी उसके सिम्टम्स रिजॉल्व होंगे। इसके अलावा जो और कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, किसी किसी की आँख की रेटिना में हेमरेज हो सकता है। ये आम तौर पर अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन किसी किसी को आँखों की समस्या हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी किसी में कि वेन्स में थक्का जमने के कारण वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है और किसी किसी को ड्राई कफ, जो कि बहुत ही जो है रिफ्रैक्टरी ड्राई कफ जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। इसमें मरीज़ को ठंडी हवा और खुश्क हवा गले में जाने के कारण गले में इरिटेशन होता है और पेशेंट को एक लंबे समय तक ड्राई कफ रह सकता है। तो ये कुछ जटिलताएं हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पर देखने को मिल सकती है। इसलिए
जब भी आप कभी हाई एल्टीट्यूड पर जाएं, मेरी ये सलाह है कि एक तो सिर के दर्द के लिए पैरासीटामोल की गोली, एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, निफेडिपिन की गोली, डाइमॉक्स की गोली और डेक्सामेथासोन की गोली अवश्य साथ में लेके जाएं। और दूसरी मेरी सलाह है कि एकदम रैपिड एक्सेंट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे एक्सेंट होना चाहिए। ये कहा जाता है कि 3000 मीटर से ऊपर जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक दिन में 300 से 500 मीटर से ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। रैपिड असेंट करने पर ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं, एक्लिमेटाइजेशन करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए धीरे धीरे एक्सेंट करना चाहिए।